हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस 1 का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्स और उनकी क्लासिफिकेशन, फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव, डोबेरिनस ट्रायड, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। So friends, first of all we have to know that what is atom, what is matter, what is element। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले मैटर के एटॉम क्या होता है। एटॉम मतलब कि एक सबसे छोटा पार्टिकल ऑर्डिनरी मैटर का, जो भी एक चीज़ होती है उसका सबसे छोटा पार्टिकल, मतलब अपने बाल का आप 1000 टुकड़ा करो, वो होता है एक एटम, करोड़ों टुकड़ा। और एटम आपकी आँखों से, खुली आँखों से नहीं देख सकते आप। सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग। जैसा आप लोग जानते हैं कि फिज़िकली अगर हम लोग बोले तो हमारी बॉडी बहुत सारे एटम से बनी है, लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजिकली बोले तो हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है। तो डिफरेंट वेज, बहुत सारे अलग अलग तरीके एक्सप्लेन करने की चीज़ों को। फिर उसके बाद जब बहुत सारे एटम एक साथ होते हैं तो बनते हैं मैटर। और जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा एटम मिल जाते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल मतलब हैविंग लस्टरस प्रॉपर्टी, जो मेटल्स होते हैं उन शाइन करते हैं। सोनोरस होते हैं, मतलब उनको अगर हम लोग टच करें तो टन टन की आवाज़ आती है। नॉन मेटल्स होते हैं एकदम, जो मेटल्स होते हैं उससे एकदम अलग। और जो मेटलॉइड होते हैं उनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे पूछा है जो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं एटम्स, और या तो मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। कंपाउंड मतलब दोस्तों, जब दो एलिमेंट से एक चीज़ तैयार होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। जैसे NaCl इज़ अ कंपाउंड, तो वो हो गया कंपाउंड। और मॉलिक्यूल मतलब कोई भी एक चीज़, जैसे Na। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे जो एलिमेंट्स थे उनको क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सभी ने अपना ट्राई शुरू कर दिया 18th सेंचुरी से। तो आज तो 118 एलिमेंट्स पूरे जाने जाते हैं, बट 18th सेंचुरी में सिर्फ 30 एलिमेंट्स जाने जाते थे। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे उनका डिस्कवरी हुआ, बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पता लगाई गई। अब जब एलिमेंट्स 30 थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 30 एलिमेंट है कैसे भी हो जाएगा। लेकिन जब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने इसको क्लासीफाई करने का सोचा, ताकि जो बच्चे हैं उनकी स्टडी ईजी से कर पाएँ ईजीली। लेकिन अब क्लासीफाई करने का भी एक तरीका होना चाहिए कि बच्चों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आए, किस बेसिस पे क्लासीफाइड है, कैसे याद रखें। तो साइंटिस्टों में इसकी वजह से दौड़ लगी। पहले जो एलिमेंट्स थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मेटल और एक नॉन मेटल। फिर उसके बाद एक और क्लास बनाया गया जिसको बोलते हैं मेटलॉइड। और उसके बाद 3 टाइप के एलिमेंट जाने लगे। और उसके बाद इन एलिमेंट्स के बारे में जैसे नॉलेज इंक्रीज़ होते गई, साइंटिस्टों ने शुरू कर दिया अलग अलग मेथड ट्राई करने का, इनको क्लासीफाई करने का। सबसे पहले साइंटिस्ट आए जर्मन से, दैट इज़ डोबेरिनर। डोबेरिनर ने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की, उनमें से जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिन पे हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर सके, वो होती हैं एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास मतलब क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ मतलब कि इसका जो एटॉमिक मास होता है उसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो सबसे पहले डोबेरिनर आए जर्मन के साइंटिस्ट। तो इन्होंने कहा कि जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स को अरेंज करने की, वो है एटॉमिक मास। और अगर हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें तो हम लोग पता कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने एक अलग ही तरीका निकाला। इन्होंने एलिमेंट्स जो थे वो 3 एलिमेंट्स कोई भी चुने और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको डिफरेंस मालूम होगा। जैसे एक हम लोग मिठाई लेते हैं तो समझ लीजिए एक लड्डू है और फिर एक बर्फ़ी है।
तो लड्डू अलग दिखता है, बर्फ़ी अलग दिखती है, मतलब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन दोनों खाएंगे तो दोनों खाने में मीठे ही लगेंगे। मतलब दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि उनके अंदर के जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। रिएक्टिव है या नहीं, हाईली रिएक्टिव है या फिर नहीं है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तीन मतलब ट्रायड्स, इसीलिए उनका जो थ्योरी था उसका नाम दिया गया ट्रायड्स। और फिर अरेंज ही नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तीन एलिमेंट्स में पहला और आखिरी एलिमेंट है, अगर हम लोग दोनों को प्लस करके मीन निकाले, और मीन किसका, एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का अगर दोनों प्लस करके मीन निकाले तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा वो उनके इक्वल होंगे। और इसी तरीके से उन्होंने इसको क्लासीफाई किया। तो यहाँ पे उनका 9 एलिमेंट्स दिया गया, इवेंचुअली उन्होंने 18 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। सबसे पहले उन्होंने क्लासीफाई किया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लीना के। तो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1। और फिर उन्होंने कहा था जैसा इन दोनों का मीन निकालना, मतलब एवरेज निकालना, और ये दो एलिमेंट्स हैं मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2। तीन एलिमेंट्स होते तो 3 से डिवाइड करते, तो ए प्लस सी मतलब पहला और तीसरा अपॉन 2, और उसके बाद जब डिवाइड किया इन्होंने तो निकला 23, और एक्चुअल एटॉमिक मास भी कितना है, 23। तो इस तरीके से इनके थ्योरी को पहले एक्सेप्ट कर लिया गया कि वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है इन्होंने। फिर उन्होंने दूसरा टेबल बनाया, तो उसमें उन्होंने कैल्शियम और स्ट्रोंटियम और बेरियम को कंसीडर किया। उसके बाद उन्होंने इसका भी मीन निकाला, तो मीन आया 88.7, जबकि एक्चुअल होता है 87.6। थोड़े बहुत डिफरेंसेस आए, चलेगा। फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप इन्होंने बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, मतलब हैलोजेंस। आगे पढ़ेंगे हम लोग हैलोजेंस के बारे में। तो इन्होंने जब इसका मीन निकाला तो आया 81.2, जबकि एक्चुअल होता है 79.9। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, मतलब इन्होंने जब निकाला तो यहाँ पे दो जगह ये चूक गए। उसके बाद साइंटिस्ट ने इनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। फिर उन्होंने इसी तरीके से जब 3 और ट्रायड्स बनाए, तब उनके 18 एलिमेंट कंप्लीट होते ना, तो उन्होंने जब 3 ट्रायड्स और बनाए तो उसके बाद इनकी गलतियाँ और ज़्यादा निकली। उसके बाद इनका एक जैसे नीचे दिया गया है, अगर आप लोग निकालेंगे तो पता चलेगा आपको। तो हम लोग एक कंसिडर करते हैं, तो जैसे हम लोग ये लें तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, लेकिन यहाँ पे बेरियम था, यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया। तो ये डोबेरिना ट्रायड नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसका एटॉमिक मास का मीन भी निकालेंगे तो वो भी कैल्शियम के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 87.6 को ही 2 से डिवाइड करें तो ज़्यादा हो गया। तो वही है, तो आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक निकाला था जिसमें आया था 127, जबकि एक्चुअल होता है 115। तो इस तरीके से जब वो आगे बढ़ते गए उनको प्रॉब्लम्स आती गई। उसके बाद ऐसी ट्रायड्स में केमिकल फिट नहीं हुए, और जब एलिमेंट्स फिट नहीं हुए ट्रायड्स में तो उसके बाद साइंटिस्ट लोगों को मौका मिल गया, और जैसे ही उनको मौका मिला तुरंत इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरे साइंटिस्टों ने कहा कि चलो अब तुम्हारा टाइम ख़त्म, तुम्हारा ट्रायड्स काम नहीं आया। अभी आया न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स जो थे वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, मतलब ब्रिटिश के थे, इंग्लैंड के थे। तो जॉन न्यूलैंड्स जो थे उन्होंने को रिलेट किया, एटॉमिक मास को ही कंसीडर किया इन्होंने। अब दोस्तों तीनों साइंटिस्ट, मतलब कि जो डोबेरिनर आए और जो न्यूलैंड्स हैं और जो अभी मेंडलीव आएंगे, तीनों साइंटिस्टों ने बस एक ही गलती की है, और वो गलती अभी पता चलेगी क्या थी। तो ये न्यूलैंड्स जो थे इन्होंने इसको म्यूज़िकल नोट से कंपेयर किया, जो एलिमेंट्स हैं। तो म्यूज़िकल नोट मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। तो वैसे ही जो वहाँ के जो ब्रिटिश के म्यूजिकल नोट्स हैं वो डो रे मी फा सोल ला टी, ये उनके म्यूजिकल नोट्स हैं। तो ये म्यूजिकल नोट्स जब उन्होंने कंसीडर किया तो इसमें जब उन्होंने एलिमेंट्स को रखा म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से, तो एवरी एट्थ एलिमेंट, मतलब कि जो ये एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रहती थी। मतलब HFCl, कोनी और Br इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी एवरी एट्थ एलिमेंट। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो यही हो, अगर हम लोग यहाँ से काउंट करें तो 8वां एलिमेंट ये आता है, 8वां टेबल, और इसके इक्वल रहती थी। फिर ये आता है इसके इक्वल, तो मतलब इन्होंने एक टेबल बनाया था। तो टेबल बनाया जब, तो जितने भी सुर थे उसमें इक्वल आते थे। जैसे हम लोग सारे गामा को अगर पढ़ें
तो सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आया, तो सा और सा दोनों सेम है। उसी तरीके से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी सेम थी। तो इनका जो लॉ था वो आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी एट्थ एलिमेंट, जी नहीं यहाँ पे नहीं है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट। ये उनका लॉ था। 1 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, लॉ याद रखें, अंडरलाइन कर लें। तो ये सुर के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। बट फिर साइंटिस्ट लोग को आप जानते ही हैं, कड़ी नज़र रखते हैं साइंटिस्टों पे, तो ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने इनके टेबल का, और इनके टेबल को जब देखा तो उन्होंने कहा कि जो ये तुम्हारा लॉ है वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, उसके आगे हम लोग जा रहे हैं तो सिमिलरिटी दिख ही नहीं रही है। और फिर उसके बाद तुम्हारे जो टेबल हैं उनमें 56 बॉक्सेस हैं, और तुमने इसीलिए जो एलिमेंट्स बचे हुए थे उनको अरेंज करने के लिए एक ही में 2-2 रख दिए, जैसे CeLa लिथियम और कोनी मतलब कोबाल्ट निकल तुमने एक ही में रख दिए। फिर उसके बाद और लिमिटेशंस फाइंड हुई कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो सेम नोट्स में डिफरेंट है। मतलब जैसे ला की जो N, P, Mn और As है सबकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। जैसे एग्जांपल, न्यूलैंड्स प्लेस द मेटल्स को नी अंडर द नोट डो विद द हाइलोजेंस। हाइलोजेंस मतलब वो दोस्तों जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो जो कोबाल्ट और निकल थे उन्होंने हाइलोजन से इसके साथ रख दिया कोबाल्ट और निकल को, जबकि Fe को सिमिलरिटी थी कोबाल्ट और निकल से, और उसको नॉन मेटल से ही दूर रख दिया। मतलब नॉन मेटल को मेटल से दूर रख दिया, और इसीलिए जो Fe था उसकी सिमिलरिटी ख़त्म हो गई कोनी से। Fe आप लोग पता कर सकते हैं यहाँ पे क्या है, कहाँ पे है, Fe है यहाँ पे, मतलब ये नॉन मेटल है, और कोनी यहाँ पे रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे रख दिया। और 56 बॉक्सेस हैं, पर इन्होंने सबको एक में रखने के लिए, 56 एलिमेंट थे हो गए थे तभी, एक में रखने के लिए इन्होंने कहीं कहीं पे 2-2, 3-3 एलिमेंट्स रख दिए, जिसके कारण प्रॉब्लम आ गई। और फिर उसके बाद जब नए नए एलिमेंट्स आए तो उसके बाद जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव थे उसमें सारे एलिमेंट्स फिट नहीं हुए। तो साइंटिस्ट लोग को आप जानते ही हैं, कड़ी ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो फिर उसके बाद न्यूलैंड का भी जो लॉ था वो भी फेल हो गया। अभी आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और जो न्यूलैंड्स थे दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बायोग्राफी देखें तो ये बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारा काम किया है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और अपने एलिमेंट्स को अरेंज किए हैं, लॉ भी बनाया है। इसके लिए वो जाने जाते हैं। भले ये फेल हुए लेकिन ट्राई के लिए ये बहुत ही फेमस हो गए। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। कोशिश करते रहो आप, सक्सेस ना मिले तो भी कोशिश करते रहो, क्योंकि मेंडलीव, डोबेरीनर और न्यूलैंड्स हम लोग इनको पढ़ रहे हैं जबकि इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर इनकी थ्योरी रिजेक्ट नहीं हुई होती तो किसकी थ्योरी एक्सेप्ट होती। अगर इनकी थ्योरी रिजेक्ट नहीं होती तो नई थ्योरी नहीं बनती, नई थ्योरी नहीं बनती तो एलिमेंट सही तरीके से अरेंज नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि फेलियर आपको बहुत ज़्यादा सिखा देता है। और जो न्यूलैंड्स थे, इनकी नी की सर्जरी थी, और नी की जब सर्जरी हो रही थी घुटने की तो उस समय इनकी डेथ हो गई थी। ये थोड़ी सी बायोग्राफी थी। उसके बाद आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो थे वो रशिया के थे। इन्होंने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल मतलब वो टेबल दोस्तों जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए और उसमें पीरियोडिसिटी हो। पीरियोडिसिटी मतलब रेपिटेशन ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज़। तो 1869 से 1872 में इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को। और ये जो थे उन्होंने फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर किया, जैसे एटॉमिक मास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सभी को। और इस तरीके से इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इन्होंने भी वही गलती की जो 2 साइंटिस्टों ने की, एटॉमिक मास को कंसीडर किया। अब आप समझे होंगे कि क्या गलती कर रहे थे सब। इन्होंने भी कंसीडर किसको किया, एटॉमिक मास को, और फिर सबको एक पीरियोडिक टेबल में लगा दिया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। और इन्होंने जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसमें इन्होंने हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज किया था। Mendeleev found that elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval। और फिर उन्होंने पाया कि जो केमिकल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो सिमिलर इंटरवल पे रिपीट हो रही हैं। और इसके बाद इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। और इनके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो ये डार्क लाइन है ये याद रखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
ये इनका लॉ था। किसका लॉ था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो अगर आपको आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स लॉ या मेंडलीव लॉ, तो आपको ये 1 मार्क्स के लिए लिखना होगा। तो ये इनका लॉ आप लोग अच्छे से याद रख लें। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसमें जो वर्टिकल कॉलम थे उसको बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उसको बोलते हैं पीरियड्स। ये हमेशा ऐसा ही होता है। जो हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे जो रोज होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं मतलब स्ट्रेट, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। आप लोग अपनी बेंच वाइज देख सकते हो। तो जो रो होता है वो पहली रो की पहली बेंच, मतलब रो जो होती है वो आपका पहला लाइन, और जो आपका कॉलम होता है वो पूरा सीधे तरीके से, जैसा फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच आपका एक कॉलम हो गया, और ये वाला फर्स्ट बेंच प्लस थर्ड लाइन वाला फर्स्ट बेंच, ये आपका रो हो गया। तो मुझे लगता है आपको समझा होगा। फिर उसके बाद इनका पीरियोडिक टेबल हम लोग देख सकते हैं। इनके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे बॉक्सेस खाली हैं, कहीं कहीं पे 4 एलिमेंट्स लगा दिए हैं, और कहीं कहीं पे खाली छोड़े हुए हैं जिससे वो अरेंज करेंगे। और फिर कहीं कहीं पे क्वेश्चन मार्क रखे हुए हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि तभी जो एटॉमिक मास चेक करने की मशीन्स थी वो सही तरीके से कभी कभी वर्क नहीं करती थी, तो जिसके कारण सही एटॉमिक मास का पता नहीं लग पाता था, तो जिसके कारण ये एटॉमिक मास को रीचेक करवाना चाहते थे मेंडलीव, जिसके कारण क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो मेंडलीव के जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन, वो 15-16 भाई बहन थे इन लोग, और ये बहुत ही पुअर फैमिली से थे। फादर बचपन में ही मर गए थे, और मम्मी इनको लेकर आई थी रशिया में ताकि अच्छा एजुकेशन ले सके। और मेंडलीव का जो मूर्ति है वो हर चौराहे पे बना हुआ है रशिया में, अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं। और फिर उसके बाद जो मेंडलीव थे उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एडवांटेज भी थे, डिसएडवांटेज भी थे, मतलब मेरिट्स भी थे और डीमेरिट्स भी थे। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों आप लोग अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 मार्क का फिक्स है आना। 2019 में आ चुका है, 2020 में नहीं आया, तो हो सकता है 2021 में आए। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लें। तो इनकी जो खासियत थी वो भी बहुत सारी थी, और जो बुराइयां थी वो भी बहुत सारी थी, तो इसीलिए सेपरेटली हम लोग को दिया गया है, एक ही में नहीं लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेंडलीव थे उन्होंने सब एलिमेंट्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को रीचेक करवाया, रिवाइज करवाया। रिवाइज क्यों करवाया? क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं कभी कभी गलत चेक हो जाते हैं, मैंने बताया आपको। तो उन्होंने उसको रिवाइज करवाया ताकि उन्हें प्रॉपर प्लेस दिला सके पीरियोडिक टेबल में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग को दिया हुआ है। जो बेरिलियम था वो पहले उसका एटॉमिक मास 14.09 था, पर जब दोबारा चेक करवाया गया तो निकला 9.4, जिसके कारण बेरिलियम की जगह बदलवाई गई और बोरॉन के पीछे लगा दिया गया। तो अगर आपको याद करना है तो एटॉमिक मास से लेके प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ें, और अगर एग्जाम्पल के साथ लिखने बोला है तो आप लोग 9.4 तक पढ़ें। फिर उसके बाद मेंडलीव ने कुछ जगह खाली रख दिए, और उन जो एलिमेंट्स थे उनका इन्होंने नाम प्रेडिक्ट किया। जो भी एलिमेंट्स उसके आजू बाजू में थे उनके नाम से इन्होंने नाम प्रेडिक्ट किया। जैसे एल्यूमिनियम था तो ई का एल्यूमिनियम, बोरॉन था तो ई का बोरॉन, उनके आजू बाजू में जो खाली जगह छोड़ी हुई थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसका एटॉमिक मासेस भी प्रेडिक्ट किए, दैट इज़ 44, 68, 72। और ये भी नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट किए इनकी। और फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैच हो गई उन एलिमेंट से। सोचिए दोस्तों, कितना कितना प्रेडिक्शन इनका अच्छा था। तो मतलब ये एकदम जैसे फ्यूचर जान रहे थे कि इतने एलिमेंट्स आएंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ऐसी होंगी, ये होगा वो होगा, पूरा इनको पूरा सब कुछ पता था। और फिर इस एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से रखे गए, और जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी मैच हो गई, जिसके कारण मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो सभी साइंटिस्टों ने कुछ खामियां निकाल ही नहीं पाए, और उन्होंने सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 68, निकला 69.7, कितना सही। फिर 5.9, 5.94, जरा सा डिफरेंस। मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने लो कहा था और निकला भी 30.2। इन्होंने ई, ये तो ई का इन्होंने लगाया हुआ है, तो ई की जगह वो एलिमेंट मतलब Ga और Cl3, मतलब परफेक्टली राइट। और यहाँ पे E2O3 मतलब Ga2O3। एम्फोटरिक ऑक्साइड, एम्फोटरिक ऑक्साइड, मतलब कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेडिक्शन किया था। वाओ, कितना तगड़े इंसान थे ये, ऐसे साइंटिस्ट होने चाहिए। और फिर
उसके बाद इनके जो पीरियोडिक टेबल थे उनमें नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं थी, मतलब हीलियम, नियॉन, जेरोम, तो इन सभी के लिए जगह नहीं थी। बट इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल, जब ये एलिमेंट्स आए, ये नोबल गैसेस आए, तो इन्होंने एक ज़ीरो ग्रुप क्रिएट किया जहाँ पे इन्होंने सभी गैसेस को रख दिया और वहाँ पे वो फिट भी हो गए। और वो ज़ीरो ग्रुप आज भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब इनकी डीमेरिट्स, फिर भी साइंटिस्ट होते हैं ये खामियां निकालने के लिए, तो खामियां निकली इनकी भी। तो पता चला कि जो कोबाल्ट और निकल हैं उनके जो एटॉमिक मासेज हैं वो सेम है, इसीलिए उन कोबाल्ट को पहले रखे या निकल को पहले रखे, क्योंकि पहले जो होते थे वो 2 डिजिट तक मैक्सिमम जा पाते थे पॉइंट के बाद। जैसे अभी कोबाल्ट है उसका 59.62 था, और जो निकल है उसका भी 59.62 था। अगर इतना अच्छे से वहाँ पे मशीन्स होती तो इसके आगे भी निकाल पाते, 3, 4 है या 5 है, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आता। फिर उसके बाद कोबाल्ट और निकल को अलग रख सकते थे, बट उस टाइम नहीं था, जिसके कारण एक एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूज़न रह गया उनके सीक्वेंस में। फिर उसके बाद आइसोटोप्स जो थे वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल देने के बहुत समय बाद डिस्कवर हुए। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट एटॉमिक मास डिफरेंस होते हैं, और इन्होंने दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर किया था, इसीलिए एक चैलेंज आ गया कि कहाँ पे रखें। फिर जब एलिमेंट्स अरेंज किए गए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि गलती थी, ऐसे जब अरेंज किए गए तो राइज इन द एटॉमिक मास इज़ नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। मतलब कि जैसे आप लोग यहाँ पे देखें पीरियोडिक टेबल, तो 7 है, फिर 9.4 है, फिर 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27.3, फिर 28। आप लोग को नहीं समझ रहा होगा, देखिए 7 और 9.4 में डिफरेंस है 2.4 का, ठीक है। फिर 9.4 11 में डिफरेंस है 1.2 का, फिर 11 12 में डिफरेंस है 1 का, फिर इधर 3 का, मतलब 2.4, 1.2, 1, 3 ऐसा डिफरेंस आ रहा था। अगर ये 2 2 2 2 1 1 1 1 या 1.1 1.2 इतना डिफरेंस होता तो चलता, लेकिन एटॉमिक मास का जो बढ़ावत था वो सही नहीं आ रहा था, जिसके कारण जो मेंडलीव थे वो एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स अपीयर हो जाएंगे वो उन्होंने कंफर्म नहीं कर पाया, क्योंकि एटॉमिक मास तो यूनिफॉर्म था नहीं, कहीं कहीं पे 3 3 का गैप था। तो हो सकता है वो जो 3 एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे 2 3 एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, तो फिर उसको आप कहाँ रखोगे। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था कि कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं 2 हैवी एलिमेंट्स की जगह पे। तो जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, कोई बड़ा गैप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेट मी फाइंड। हाँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे 231 और 240 इसके बीच में 9 का गैप है, तो हो सकता है एक डिस्कवर हो जिसका 232 हो, एक डिस्कवर हो जिसका 235 हो, जो कि डिस्कवर हो भी चुका है यूरेनियम, और फिर उसके बाद एक और डिस्कवर हो जिसका 237 हो। मतलब 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो जगह है वो एक ही की है। तो अगर तीनों डिस्कवर हो गए तो आप कहाँ रखोगे, तो प्रॉब्लम आ गई मेंडलीव को। इसके बाद जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटी होती है वो ग्रुप 7 के साथ होती है, मतलब हाइलोजेंस के साथ। ग्रुप 7 को हाइलोजेंस बोलते हैं। तो क्योंकि जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं उन सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 लगता है, जैसे Cl2, AgCl2, तो हम लोग 2 2 लगाते हैं उसमें। तो हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में H2 लगता है, जैसे फ्लोरीन में भी F2 लगता है। तो आपने जब मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंसिडर किया तो आपको तो वहाँ रखना चाहिए, पर आपने हाइड्रोजन को पहले में क्यों रखा। तो मेंडलीव ने कहा क्योंकि यार हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अल्कली मेटल से सिमिलर थी, जिसके कारण उसको वहाँ पे रखा गया। लेकिन फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो दोनों से मैच हो रही थी, तो हाइड्रोजन को कहाँ पे रखे ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मेंडलीव को। बट इसके बाद भी उनका पीरियोडिक टेबल काफ़ी सालों तक चला। फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, बस एक छोटा सा काम कर दिया, और वो काम किया हेनरी मोस्ले ने। हेनरी मोस्ले आए 1913 में, और इन्होंने कहा कि जो भाई आप एटॉमिक मासेस से एलिमेंट के लगा रहे हो वही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जो एलिमेंट्स हैं उनकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है, और ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया था एक्सरे ट्यूब से। और इन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे डिपेंड होते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होते हैं, और मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही बहुत ही फंडामेंटल है, उसमें जब न्यूट्रॉन आ जाता है तो फिर कंसीडर नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो दोनों ही सिमिलर होते हैं। अगर प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, जिसके कारण एलिमेंट्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। बाई चांस प्रोटॉन 8 हो गया तो एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन 9 हो गया तो एलिमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। होता है ऐसा, आपको बताया जाएगा आगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन्होंने कहा कि बट जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो कांस्टेंट मतलब वो सही से इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इसीलिए एटॉमिक नंबर ज़्यादा ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास नंबर से। इसके वजह से सब साइंटिस्टों को समझ में आया और सभी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, हेनरी मोस्ले ने। और इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन टू ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसके बाद एलिमेंट सही से हो गए। और जो हेनरी मोस्ले थे ये एक साइंटिस्ट थे और उसके साथ साथ ये एक ऑफिसर भी थे। तो ब्रिटिश के ऑफिसर थे हेनरी मोस्ले, जिसके कारण जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उनमें इनके वर्ल्ड वॉर 1 था उस समय, तो जंग हो रही थी बहुत सारी। तो जंग के समय इन्हें कई बार ऑफिसर से लड़ने जाना पड़ता था। फिर 1915 14 अगस्त को एक बार ये गए थे, तो वहाँ पे तो जब हेनरी मोस्ले वहाँ पे लड़ाई करने गए थे तो वहाँ पे इनको गोली लग गई, जिसके कारण इनकी 1915 में डेथ हो गई। वरना पता नहीं कितने सारे इन्वेंशन और डिस्कवरीज हेनरी मोस्ले ने आज तक की होती, और इसीलिए हेनरी मोस्ले को आज भी याद किया जाता है। सोचिए कितनी छोटी उम्र थी, मात्र 25 साल की उम्र थी जब ये गुजर गए, और बट 25 सालों में ही कितना ज़्यादा काम कर दिखाया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसका दूसरा नाम है ये। बट जो हाइड्रोजन थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उनकी एम्बिग्यूटी रिमूव नहीं हुई, उनका कन्फ्यूज़न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं हटा। बट अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं हटा, तो साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, बट एवरीवन इज़ नॉट ट्राइंग टू डू क्लासीफाइंग द एलिमेंट्स। सो सब लोग इतना कोशिश नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाकी सब चीज़ों में तो सही है, मेंडलीव जितनी कामियाँ नहीं है, बस एक ही कमी है, जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन सही नहीं है। अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, और फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो वर्टिकल रोज़ हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उनको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं वो है 7, और जो ग्रुप्स हैं वो है 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि बॉक्सेस बनते हैं, और बॉक्सेस बनने के कारण उनका अरेंजमेंट हुआ है। और जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो एलिमेंट के ऊपर दिखाया गया है, और जो एटॉमिक मास होता है वो एलिमेंट के नीचे दिखाया गया है। और जो हर बॉक्स है उस बॉक्स में सिर्फ एक एलिमेंट की जगह है। और जो 7 रोज़ है उसके अलावा 2 रोज़ नीचे बनाई गई हैं। जैसा आप लोग यहाँ पे देखिए, ये 7 रोज़ हैं, इसके अलावा 2 रोज़ नीचे बनाई गई हैं। यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को रखा गया है। और फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 बॉक्सेस हैं, और जो 2 रोज़ हैं उनको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़। इनके अलावा 118 बॉक्सेस हैं, जिसके कारण 118 एलिमेंट्स अब डिस्कवर हो चुके हैं और सब लोग उसमें रखे जा चुके हैं। पीरियोडिक टेबल डिवाइड हुआ है 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड 2 आते हैं, 13 to 18 ग्रुप आता है पी ब्लॉक में, 3 to 12 ग्रुप आता है डी ब्लॉक में, लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज आते हैं एफ ब्लॉक में। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और फिर उसके बाद एक जिगजैग लाइन, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जिगजैग लाइन ड्रॉ की गई है, और जिगजैग लाइन का मतलब है कि जिगजैग लाइन के आजू बाजू आपको मेटालॉइड्स दिखेंगे, जैसे एस बी, जी ई, पी ओ। तो ये सब आपके क्या है, मेटालॉइड्स है। जिगजैग लाइन के आजू बाजू आपको मेटालॉइड्स दिखेंगे, और जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड में हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड में है जिगजैग लाइन के। जिगजैग लाइन भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करता है एक तरीके से। और फिर उसके बाद जो पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, दूसरा ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कलीन अर्ध मेटल, 17th ग्रुप जो है उसको बोलते हैं हम लोग हैलोजेंस। तो मुझे लगता है आपको स्ट्रक्चर समझा होगा। स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लें, मेन मेन पॉइंट्स को याद कर लें। और फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सिमिलर है, मतलब इनसे रिलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ।
तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग कि ये एक एलिमेंट का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका पहला ऑर्बिट जिसमें बताता हूँ आपको, और ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रख लें कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथे ऑर्बिट में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो पांचवा ऑर्बिट आएगा उसमें 18 होंगे, फिर जो छठा आएगा उसमें भी 18 होंगे। तो 2 8 8 18 32। तो इस तरीके से एलिमेंट्स जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग सिर्फ याद रख लें 2 8 8 18। इतना अगर आप लोग याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते कैसे हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे 11 है, तो 11 में जैसा मैंने बताया पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद कॉमा, कर्ली ब्रैकेट आप लोग बनाना सीख लें, इस तरीके से बनाया जाता है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया आपने, अभी बचे 11 - 2 9 बचे। अब दूसरे ऑर्बिट में 8 होता है, तो 9 है और 8 आप लोग को चाहिए, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 8। अब तीसरे ऑर्बिट में 8 होता है, बट 8 तो चला गया, अभी बचा सिर्फ 1, तो 1 बचा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो 281 यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Na281। अब जो मैग्नीशियम होता है उसका 12 होता है, तो 12 मतलब पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, 2 8 10 हो गए, बचा 2, मतलब यहाँ पे 2। ऑर्गन जो होता है उसका 18 होता है, जिसके कारण 2 8 8। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हो सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए 3 एलिमेंट आ जाए जिनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना रहे, तो उन पे ही मार्क्स रहेगा। आपको अच्छे से आप लोग पढ़ लें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप लोग कर लीजिए, एक बार समझ लेंगे तो हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिलेट किया गया है। ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या नाता है, आइए देखते हैं। ग्रुप मतलब ये सीधी वर्टिकल रोज, और हॉरिजॉन्टल मतलब पीरियड्स। तो इसको याद करने के लिए कोड याद रख लें, HP मतलब हॉरिजॉन्टल पीरियड और VG मतलब वर्टिकल ग्रुप। HP याद रख लें तो VG अपने आप याद हो जाएगा। HP तो आपको शायद याद भी होगा, अच्छी कंपनी है। उसके बाद जो ग्रुप है वो आपको दिखाते हैं वैलेंसी। तो फिर आपके मन में डाउट आया वैलेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले वैलेंसी मतलब होता है कि एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। और वैलेंसी 4 से ज़्यादा कभी नहीं होती है। और वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स उन पे डिपेंड रहता है। जैसे हम लोग पोटेशियम का देखें, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 हो गया, तो आखिरी में बचा आपका 1। तो ये 1 है वो आपका वैलेंसी हो गया। और अगर 1 आया है तो मतलब वो ग्रुप 1 में होगा। आइए चेक करते हैं ग्रुप 1। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए पोटेशियम, तो 1 इसमें आ गया। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आएगा 282, आखिरी में 2 आया तो 2 इसकी वैलेंसी है, तो ये ग्रुप 2 में आ गया। अब आपको डाउट आएगा, वैलेंसी मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं वैलेंसी। अब कोबाल्ट का हम लोग लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो 2 8 8 8 8 16 to 18 हो चुका है, 9 बचा है, तो 9। अब 9 आ गया। अब लोग बोलोगे इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करें, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 9 होंगी, क्योंकि ये ग्रुप 9 में है। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन्स को देखें तो फ्लोरीन का 7 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2 7, यहीं पे ये निपट जाएगा। तो 2 7 आया, फिर वैलेंसी कितनी होगी, आप लोग बोलोगे 7। जी नहीं, वैलेंसी मैंने बताया 4 से ज़्यादा होती ही नहीं है। यहाँ पे हुआ क्योंकि इसमें 18 है, तो मैक्सिमम 9 तक जा सकता है। क्योंकि अगर वैलेंसी 7 हो जाएगी मतलब उसको 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा मुश्किल है। इससे अच्छा है कि वो अपना आखिरी ऑर्बिट को फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। 7 है, इसको पूरा होने के लिए 8 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका पूरा हो जाएगा। तो मतलब इसका वैलेंसी कितना है, 1। अब कार्बन का देखते हैं। कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 4,
आखिरी ऑर्बिट में 4, मतलब इसकी वैलेंसी है 4, 4 से ज़्यादा नहीं। अब जो नाइट्रोजन है उसका आएगा 2, 5। अब नाइट्रोजन को 3 लेना पड़ेगा या तो 5 देना पड़ेगा, कौन सा ईजी है, कौन से जल्दी हो जाएगा। 3 अगर वो ले ले तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। तो मुझे लगता है आपको अब समझ आ गया होगा, आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग समझ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो पीरियोडिक टेबल है उसको आप लोग को याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद कौन कौन सा ग्रुप करना है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 18वां तक ग्रुप आपको याद करना है। और यहाँ पे आपको याद करना है जिंक से लेके कोबाल्ट तक, और ये दोनों याद करना है आपको। और यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है, इतना 4 नाम आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है बस। तो चलिए ग्रुप को कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ। पहले ग्रुप को आप लोग को इस तरह याद रखना है, हलीना के आरबीसीज फरार, हलीना के आरबीसीज फरार। तो इस तरीके से आप लोग को पहला ग्रुप याद हो जाएगा। आप लोग चाहें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं हलीना के आरबीसीज फरार। सेकंड ग्रुप में आपको लिखना है बेचारे मंगल का शनिवार 12। और फिर थर्ड आपको नहीं याद करना है, फिर डायरेक्ट 13वें में बाल गया इंसान टकला, और जो NH है वो आपको याद रखना है। फिर जो 14th ग्रुप है उसमें कैन सीता गेट स्टनिंग पब्लिसिटी फॉर, इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। फिर ना पैसा असली सब भिखारी, इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। फिर ओ सचिन सीन इन टेम्पो लाइव, और फिर फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट्स, फिर हीनियरकर जेरोग। इस तरीके से आप लोग को सारे ग्रुप्स को याद रखना है। और अगर आपके पास कोई अच्छा कोड वर्ड है तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। बट अभी आपके मन में डाउट आएगा ये कि बाल गया इंसान टकला पहले था या फिर बेचारे मंगल का शनिवार 12 पहले था, कौन सा पहले था। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, आप लोग सबसे पहले हा से लेके कैल्शियम तक लिख लें या फिर आर्गन तक लिख लें। तो इतना अगर आप लोग लिख लेंगे तो आपको शुरुआत का दिख जाएगा, आप समझ जाओगे। तो हाय हेलो BBC नौफने, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी कोला ऑर्गन कक्का, ऑर्गन तक ही आप लोग याद रखो। तो इतना याद रख लोगे तो आपको हली दिख जाएगा, आप लोग समझ जाओगे इसके आगे हलीना के आरबीसीज फरार है। बेमंगल दिख जाएगा तो आप लोग समझ जाओगे बेचारे मंगल वाला है। OS दिख जाएगा मतलब वो सचिन इन से सीन इन टेम्पो आएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लो, इसे ईजिली आप लोग इसे याद रख सकते हो। और फिर इसमें पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, पीरियोडिक ट्रेंड मतलब कि एक एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक नंबर है, वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, वो होता है आपका। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज़ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं मालूम रहेगा तो आप शायद ही सीख पाओगे। तो सबसे पहले जो एटॉमिक साइज़ होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका पहला ऑर्बिट, ये आपका दूसरा ऑर्बिट। समझ लीजिए ये आपका जो है ये लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब पहले में 2, दूसरे में बचा 1, एक ही आ पाएगा। तो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक की जो जगह होगी उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। और जो पूरा साइज़ होगा उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक साइज़। अब मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोटॉन है, इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पहला ऑर्बिट, ये आपका दूसरा ऑर्बिट, ये आपका तीसरा ऑर्बिट। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो समझ लीजिए ये आपका सोडियम है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन 8 है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते तो अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता, और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो जो एटॉमिक साइज़ है वो सिकुड़ जाता। एटॉमिक साइज़ सिकुड़ता तो वो मात्र इतना हो जाता, इतने करीब करीब आ जाते, कहाँ पूरी स्क्रीन पे था, कहाँ इतना बचा। तो याद रखें, आखिरी ऑर्बिट में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज़ कम होगा। लेकिन आखिरी ऑर्बिट में अगर
कम इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन कम होगा, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे एक कमरे में लोग फैले हुए हैं तो जगह नहीं है, लेकिन अभी टीवी देख रहे हैं सब लोग, तो एक साथ सभी लोग एक साथ बैठ गए, एक साथ बैठे तो बाकी सब जगह एकदम खाली हो गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। फिर जो आपका होता है ग्रुप और पीरियड, तो पीरियड में आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऐड होते हैं, शेल्स ऐड होते जाते हैं। पीरियड आपका 1 है तो एक शेल होगा, हाइड्रोजन का 1 मतलब एक ही में काम हो जाएगा ना। फिर जो 3 है मतलब 2 शेल, 11 3 शेल, 19 4 शेल, 5 6 7, इसी तरीके से शेल्स बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिट मतलब। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जो पीरियड्स होते हैं वो आपके शेल्स करते हैं डिनोट, और जो ग्रुप होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंसी को डिनोट करते हैं। ग्रुप 2 में जाओगे तो 2 3 वैलेंसी, 4 5 ऐसा वैलेंसी होते जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, मतलब कि यहाँ से लेकर आउटर मोस्ट सेल यहाँ तक की जो जगह है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेज़र किया जाता है पिकोमीटर से, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर। एटॉमिक रेडियस को मेज़र किससे किया जाता है, फर्मी से, और इसका यूनिट होता है पिकोमीटर। और एटॉमिक रेडियस जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट से डिक्रीज़ होता है पीरियड में। तो एटॉमिक रेडियस आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो 231 186 244 262 152 इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ऑर्बिट था, दूसरे वाले में 2 ऑर्बिट होगा, मतलब इसका जो रेडियस है वो बड़ा हो गया, इसका छोटा है। फिर तीसरे ऑर्बिट में 3 ऑर्बिट होगा, तीसरे ग्रुप में, तीसरे पीरियड में, तो और बड़ा हो गया। मतलब एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। और पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि आखिरी ऑर्बिट में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे आखिरी ऑर्बिट में 1 होगा हाइड्रोजन के, जो बोरॉन है उसमें 3 होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब इसकी साइज़ कम होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पूछा एटॉम विथ स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़, तो वो होगा हीलियम। हाइड्रोजन मत लिखना आप लोग, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन कम होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से होता है, और वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब रिएक्टिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नॉन रिएक्टिविटी। रिएक्ट नहीं करेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिएक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस एलिमेंट में दिया गया है, ये आपका नॉन मेटल है, ये पूरा आपका नॉन मेटल है, ये जिगजैग लाइन के आजू बाजू मेटलॉइड है, और बाकी सब आपका मेटल है। तो यहाँ से आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब होता है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है मतलब वो मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब वो नॉन मेटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं NaCl। NaCl, Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 281, Cl का 287। अभी या तो Cl इसको 7 दे दे, या तो Na इसको 1 दे दे, तो दोनों का 8 हो जाएगा। 7 देगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और मुश्किल भी होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी में, तो अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को हटाना। बट जो 1 है अट्रैक्शन थोड़ा भी नहीं है, ईजिली ले सकता है। तो Na ने जब Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया 8, और जो देता है वो होता है पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो होता है नेगेटिव। इसीलिए NaCl को जब हम लोग डिसएसोसिएट करते हैं तो Na को हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव, Cl को लिखते हैं हम लोग नेगेटिव। इसलिए नहीं लिखते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया, बल्कि इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। जैसे प्रोटॉन है पॉजिटिव, ये आपका पहला ऑर्बिट, ये आपका लास्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। आपने इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन थोड़ी ना दिया आपने, प्रोटॉन तो आपका 11 ही रहेगा,
बट आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन बचा 10। तो 11 प्लस है और 10 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 10 गया, बचा 1। अभी जो Cl का ऑर्बिट है, Cl के ऑर्बिट में प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन उसने एक लिया तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। प्रोटॉन मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 18 गया तो -1। माइनस में आया इसीलिए Cl पे रखता है नेगेटिव चार्ज। तो टेंडेंसी आपको पता चल गई होगी। अब ग्रेडेशन इन द हैलोजेंस फैमिली पढ़ते हैं। हैलोजेंस फैमिली मतलब ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में हैलोजेंस होते हैं एलिमेंट्स, और उनका जनरल फार्मूला है X2, मतलब इनके नीचे 2 रहेगा, और X मतलब जो भी एलिमेंट है, Cl2F2Br2I2, और ये सारे एलिमेंट सॉलिड हैं। और इनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो ग्रेडेशन मतलब बढ़ती जाती है अगर हम लोग नीचे जाए ग्रुप में। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये आपका सेल्फ स्टडी पार्ट है, रिएक्शन है, बस आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल को मैंने आपको याद भी करा दिया है, अब इसको आपको याद रखना है। और जो डोबेरिनर्स के लॉ है, न्यूलैंड्स के लॉ है और मोर्सले के लॉ हैं, सबके लॉज को आपको याद रखना है। और आखिरी पार्ट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो 92 एटॉमिक नंबर है वो है यूरेनियम का। और उसके बाद जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बियॉन्ड मतलब जो पीछे हैं, एटॉमिक नंबर 93 से 18 तक, ये सारे हैं मैन मेड। मतलब 25 एलिमेंट्स आर मैन मेड एंड 93 एलिमेंट्स आर नेचुरल, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल एंड 1 इज़ रेडियो एक्टिव। तो ये आप लोग याद रख लें। और जो एलिमेंट्स ये सब हैं 25 जो मैन मेड हैं, वो रेडियो एक्टिव है और अनस्टेबल हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ही आपको समझेगा। डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस।